Hello friends, today we are going to learn first chapter in elements of accounting and its terminology. So this is our 2019-20 Shining Stars result. If you work hard, you can also achieve such type of result. Now, debtors. When a businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called debtors. Customer become debtor of that amount for which goods is sold on credit. Debtors are treated as a current asset. So now what is debtors? In every business, some of the transactions are made in credit. So when a businessman sells their goods to customers on credit, so those customers are known as debtors. तो कई बार जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर को जो गुड्स बेचते हैं वो क्रेडिट पे बेचते हैं, तो वो जो कस्टमर्स है वो बिजनेसमैन के लिए हो जाएगा डेटर्स, एंड द कस्टमर्स आर डेटर्स ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. सपोज 10,000 गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स and customers immediately pay 5,000. So at that time those customers is not debtors for 10,000. Yes, he is debtors but only for 5,000. तो अगर बिजनेसमैन में किसी कस्टमर को 10,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल्स किया है और कस्टमर ने 5,000 कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो कस्टमर डेटर्स होगा, लेकिन वो 10,000 के लिए नहीं, लेकिन 5,000 के लिए, कि उसने 5,000 को आपको कैश में दे दिया, तो जितना अमाउंट उसको पे करना बाकी है उसके लिए वो डेटर्स हो जाएगा. एंड डेटर्स आर ट्रीटेड एज अ करंट एसेट. व्हाई करंट एसेट? सो करंट एसेट्स आर दोस एसेट which duration is less than 1 year and easily converted into cash. डेटर्स आपके लिए करंट एसेट है और उसका जो ड्यूरेशन है लेस देन 1 ईयर, क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल किया है तो मैक्सिमम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उसके बाद तो आपको अमाउंट मिल जाएगा. और जब आप डेटर से कलेक्शन करोगे तो वो इजीली अमाउंट कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे अभी मैं आपको कोचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्रेडिट में दे रहा हूँ सर्विस में अपनी, मेरे को आपसे फीस का अमाउंट लेना है, तो जब तक आप मेरे को अमाउंट नहीं देते तब तक आप मेरे लिए डेटर्स हो और आपके लिए मैं क्रेडिटर्स हूं. सो बेसिकली रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अराइज फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अगर कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्रेडिट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो तो एक ऐसा रिलेशन मेंटेन होगा. So when businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called as debtors. और आपको जितनी अमाउंट लेनी है उतनी अमाउंट के लिए ही वो डेटर्स होगा, पूरी अमाउंट के लिए नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. As businessman does credit sales, in the same way he undertakes credit purchase. A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditors of business, or traders becomes creditors of the business for that amount for which goods are purchased on credit, and creditors are treated as current liabilities.
So most of the businessmen does credit sales, and also in the same way he can also purchase a goods on credit. तो अगर कोई बिजनेसमैन क्रेडिट में सेल्स कर रहा है तो वो भी कहीं पर क्रेडिट में परचेस करता होगा. So what is creditors? A person from whom goods are purchased on credit. That particular persons become creditors of business. तो अगर आप किसी पर्सन्स के पास से क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेस करते हो तो वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको अमाउंट उसको पे करना है. एंड अ ट्रेडर और अ बिजनेसमैन बिकम क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, एंड कस्टमर्स इज नॉन एज अ डेटर्स. एग्जाम्पल, जैसे दक्ष पटेल है, उसने तिथि बुक स्टोर्स में से स्टेशनरी क्रेडिट में परचेस की. सो तिथि बुक स्टोर्स प्रोवाइड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट टू दक्ष पटेल. So at that time, for the Daksh Patel point of view, तिथि बुक स्टोर्स इज क्रेडिटर्स, क्योंकि उसने उसको क्रेडिट में गुड्स दिया है. एंड फॉर तिथि बुक स्टोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दक्ष पटेल इज बिकम डेटर्स. तो अगर दक्ष पटेल ने तिथि बुक स्टोर्स में से स्टेशनरी क्रेडिट में ली है तो दक्ष पटेल के लिए तिथि बुक स्टोर्स उसका क्रेडिटर्स होगा, और तिथि बुक स्टोर्स के लिए दक्ष पटेल उसका डेटर्स हो जाएगा. एंड क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटीज. इन प्रीवियस लेक्चर वी already discussed about credit liabilities. A liabilities which duration is less than 1 year, it is called current liabilities. अगर ऐसी कोई भी लाइबिलिटी है जिसको आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना है तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी. और कोई भी क्रेडिट के अंदर आपको गुड्स मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ के लिए प्रोवाइड करेगा. विद इन 1 ईयर वी हैव टू पे अमाउंट टू क्रेडिटर्स. सो इट इज कॉल्ड क्रेडिट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. सो अगेन आई रिपीट, व्हाट इज डेटर्स? व्हेन अ बिजनेसमैन sells goods on credit to his own customers, those customers are called as debtors. And a person whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditors of business. Next, bills receivable. Bills receivable is a written document where there are two parties. One is the bill writer and other is the bill acceptor. Where bill writer acquires right to receive certain amount as per predetermined date in the future, it becomes receivable. Bill is a bills receivable for the bill writer. In this written document, bill acceptor accept the written responsibility to pay specified amount on maturity date. Generally, bills receivable emerge from debtors. Now, what is bills receivable? So bills receivable is a one kind of written documents, and every bills transaction there are two parties involved in such transaction. One person is a bill writer and other person is a bill acceptor. Where a person who write a bill, a person who drew a bill, so for his or her purpose it's known as a bills receivable. तो बेसिकली बिल्स रिसीवेबल क्या है? तो जो बिल्स रिसीवेबल है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है. वो क्यों आया? क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारा क्रेडिट के अंदर ट्रांजैक्शन करते रहते हैं.
अब आपने किसी कस्टमर को 1 लाख रुपीस का गुड्स क्रेडिट पे सेल्स किया, उसने बोला कि भाई मैं आपको 2 मंथ के अंदर पेमेंट करूंगा। अब 2 मंथ के अंदर वो पेमेंट करेगा, उसकी गारंटी क्या? अगर उसने नहीं किया तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ जो बिजनेसमैन है, तो ऐसे जब क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है, उस टाइम जिस कस्टमर को आपने क्रेडिट में सेल्स किया है उसकी साइन करवा लेते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपीस का गुड्स क्रेडिट पे दिया है और आपको 2 मंथ को मेरे को पेमेंट करना है, आप उसको मेरे को प्रॉमिस करो। तो जो कस्टमर है वो साइन करेगा, हाँ मैं प्रॉमिस, माय गारंटी कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो जैसे आप कोई लैंड परचेस करते हो या कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देते हो, दस्तावेज बना लेते हो जिसके अंदर सबकी साइन हो जाती है। तो इसके क्या होगा, आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहेगा, एक प्रूफ आपके पास रहेगा। तो बेसिकली जिसने क्रेडिट में सेल्स किया है वो पर्सन बिल राइट करेगा और जो कस्टमर जिसने क्रेडिट में परचेज किया है वो उस पर साइन करेगा। तो बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द राइटर, जिसने वो बिल लिखा है उसके लिए वो बिल से रिसीवेबल हो जाएगा, और जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। जैसे मेरे को आपका ट्यूशन के फीस का लेना है तो मैं आप पर एक बिल लिखूं कि भाई मेरे को आप 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ट्यूशन की फी देते हो, ऐसा प्रॉमिस करो, और आप स्टूडेंट ने साइन किया कि यस सर प्रॉमिस कि हम 2 मंथ या 1 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करेंगे। तो वो मैंने बिल लिखा है, आई एम द राइटर ऑफ बिल, सो फॉर माई पर्पज इट्स अ बिल्स रिसीवेबल। और आपने उस पर साइन किया, आपने एक्सेप्ट किया कि हम पेमेंट आपको करेंगे, तो वो आपके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। सो इन दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट बिल एक्सेप्टर accept the return responsibility to pay specified amount on maturity date. So a person वो accept a bill, he also accept the return responsibility, वो responsibility लेता है कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैच्योरिटी डेट होगी उस दिन मैं आपको पेमेंट करूंगा। सो जनरली बिल्स रिसीवेबल इमर्ज फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि डेटर्स को आपने क्रेडिट में सेल्स किया है, आपको अमाउंट लेना बाकी है, तो डेटर्स की साइन इसके ऊपर होती है। मैं आपको एक स्पेसिमेन, आपको एक सैंपल दिखाता हूं। वैसे इसका पूरा एक चैप्टर हमको पार्ट 2 के अंदर लेना है। लुक, दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज कविश, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, इसने बिल लिखा है। अ पर्सन, दिस इज अ राइटर, देखो 10,000 का बिल है। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे रुपीज 10,000 ओनली टू रितेश और एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम टूडे। तो जो कविश है उसने वो बिल लिखा है, उसने धवल पर वो बिल लिखा है, उसे लिखा है कि फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे रुपीज 10,000 ओनली टू रितेश। कविश ने बोला कि आप जब मैच्योरिटी डेट होगी तो अब रितेश को मैं भेजूंगा, तो अब रितेश को पेमेंट कर दूंगा, और अगर रितेश नहीं आया तो जिसके पास ये बिल है आप उसको पेमेंट कर देना। तो कविश ने किस पर लिखा है? टू श्री धवल। सो कविश इज द राइटर ऑफ द बिल। सो फॉर एनी राइटर इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। लिखा है बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द राइटर, उसने लिखा है कविश ने, तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। एंड सिग्नेचर ऑफ एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट दिस बिल धवल, तो धवल ने एक्सेप्ट किया कि भाई 3 मंथ के बाद ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी आई विल पे दिस अमाउंट 10,000। तो कविश ने वो बिल लिखा है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कविश इज अ राइटर ऑफ द बिल एंड धवल इज अ एक्सेप्टर।
तो वो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो कविश ने धवल पर बिल्स लिखा है और धवल ने एक्सेप्ट किया कि भाई मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं। अब रितेश को भेजोगे तो मैं रितेश को पेमेंट कर दूंगा। अगर रितेश नहीं है तो एज पर हिज ऑर्डर, आपने जिसको ऑर्डर किया मैं उसको पेमेंट के लिए रेडी हूं। और ये रेवेन्यू स्टैम्प है, तो रेवेन्यू स्टैम्प है, उससे गारंटी हो जाएगी, यहां पर जो एक्सेप्टर है उसकी साइन भी आ जाएगी। सो दिस इज अ स्पेसिमन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारा अकाउंट का जो पार्ट 2 है उसके अंदर 4th चैप्टर आएगा, उसके अंदर ये इसके हम एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ रिसीवेबल्स, any amount to be received by businessman in the future from any person or person is known as receivables. Debtors and bills receivable are included in receivables. In other receivables, commission outstanding, rent outstanding, interest outstanding, prepaid expense, etc. are included. Loan advances, etc. are also included in it. So what is receivable? So any amount to be received by businessman in the future from any person or persons known as receivables. Sometimes any amount received by the businessman in the future from any person or group of persons, क्योंकि बिजनेस के अंदर काफी सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अगर आपको कोई अमाउंट या बिजनेसमैन को कोई अमाउंट फ्यूचर के अंदर मिलने वाली है, अभी नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड इन प्रेजेंट बट रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर, आपको फ्यूचर के अंदर मिलने वाली है, तो वो अमाउंट बिजनेस के लिए रिसीवेबल्स हो जाएगा। बेसिकली डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल, उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि डेटर्स तो आपने क्रेडिट में सेल्स किया है वो भी आपको फ्यूचर के अंदर पेमेंट करेगा, और बिल्स रिसीवेबल की भी आपको मैच्योरिटी डेट पर अमाउंट मिलने वाली है। सो इट इज इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। इन अदर रिसीवेबल, कमीशन आउटस्टैंडिंग, कई लोग एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं तो उसको कमीशन मिलना बाकी है, तो उसके लिए वो रिसीवेबल हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, कई बार आपने शॉप किसी को किराए पे दी है या लैंड किराए पे दी है या रेसिडेंस क्रेडिट पे दिया है, रेंट पर दिया है, तो आपको रेंट मिलना बाकी है, तो वो आपके लिए रेंट रिसीवेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आपने किसी को लोन दिया है या अमाउंट बोरो करके दिया है तो उसके पास से आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो वो भी आपके लिए रिसीवेबल हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, कहीं पर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो किसी को आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो वो भी आपके लिए रिसीवेबल्स हो जाएगा। लोन एडवांसेस, जो फाइनेंस वाले हैं वो भी लोन देते तो वहाँ पर भी अमाउंट मिलना बाकी है, तो वो भी रिसीवेबल्स हो जाएगा। सो मेनली रिसीवेबल के अंदर देयर आर 4 types of receivables. One is a debtors, second is a bills receivable, third is a outstanding income, and fourth is a prepaid expense. Debtors, तो जिसको आपने क्रेडिट में सेल किया है, आपको अमाउंट लेना बाकी है, तो जब तक डेटर्स के पास से आपको अमाउंट नहीं मिला वो आपके लिए रिसीवेबल, क्योंकि अमाउंट मिलेगा लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल है 1 मंथ की या 2 मंथ की है, तो उसका मतलब
2 मंथ के बाद आपको अमाउंट मिलने वाला है तो वो बिल्स रिसीवेबल, वो भी आपके लिए रिसीवेबल्स हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई इनकम है लेकिन वो मिलना बाकी है, जैसे मेरे को ट्यूशन फी का अमाउंट मिलना बाकी है तो वो मेरे लिए भी रिसीवेबल्स हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, कहीं पर आपने एक्सपेंस एडवांस में पे किया है, सो प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो नॉन एज रिसीवेबल। So any amount to be received by businessman in the future from any person or persons is known as receivable। तो कोई भी अमाउंट बिजनेसमैन को फ्यूचर में मिलने वाली है तो जब तक उसको अमाउंट नहीं मिलती उसके लिए वो रिसीवेबल हो जाएगी। एंड रिसीवेबल्स इज क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज: डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम and prepaid expenses। Now bills payable, bills payable is a written document where there are 2 parties, bill writer and bill acceptor, where bill acceptor accept responsibility to pay certain amount as per predetermined date in the future। It becomes payable। In this written, bill acceptor accept written responsibility to pay specified amount on the specified date। In case of bills payable, bill acceptor pays the amount written in bill to the bill writer on maturity date। Generally bills payable emerges from creditors। तो आगे हमने जो बिल्स रिसीवेबल लिया था वही सेम डेफिनेशन है, एक ही एक चेंज है। बेसिकली बिल्स जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर से वो अराइज होता है। एंड देयर आर 2 पार्टीज, one is a bill writer and second is a bill acceptor। A person who write a bill for his purpose, it is called bills receivable, and a person who accept a bill for his or her purpose, it's a bills payable। तो जिसने वो बिल राइट किया है, लिखा है, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, और जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। Here, bill acceptor accept a responsibility to pay certain amount as predetermined date in the future। तो जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं फ्यूचर की जो फिक्स डेट है उस दिन आपको अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूं, एंड इट बिकम पेएबल। उसने एक्सेप्ट किया कि भाई मैं आपको 2 मंथ के बाद अमाउंट पे करने की गारंटी देता हूं, प्रॉमिस देता हूं। सो दिस इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, एंड हियर बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डेट। तो यहां पर जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं फ्यूचर में ये डेट पर आपको ये अमाउंट पे करने वाला हूं। एंड बिल पेएबल इमर्जेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्योंकि वो बिल्स लिखने वाला क्रेडिटर्स होता है। तो बेसिकली ये वो बिल्स लिखेगा कौन? क्रेडिटर्स, जिसको अमाउंट लेना है, और डेटर्स वो बिल एक्सेप्ट करने वाला है। वही मैं स्पेसिमेन आपको फिर से दिखाता हूं। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज द बिल अमाउंट 10,000 एंड कविस इज द ड्रॉअर, मतलब इसने राइट किया है बिल फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे ₹10,000 ओनली टू रितेश और एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे, एंड दिस बिल इज एक्सेप्ट बाय धवल। सो कविश ने वो बिल लिखा है, सो कविश इज अ राइटर, कविश इज अ ड्रॉअर ऑफ दिस बिल, तो कविश के लिए बिल्स रिसीवेबल है। एंड अ पर्सन वो एक्सेप्ट अ बिल
फॉर हिज पर्पस इट्स अ बिल्स पेएबल। तो यहाँ पर धवल ने एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं जो प्री डिटरमाइंड डेट है उस दिन आपको 10,000 पेमेंट करूंगा। आपने रितेश को भेजा तो मैं रितेश को पेमेंट करूंगा। अगर रितेश नहीं आया तो जिसके हाथ में वो बिल है उसके हाथ में मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प वो रेड कलर का आता है, वो स्टैम्प लगाया जाता है ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए। तो आपको क्या याद रखना है, बिल्स रिसीवेबल हो या बिल्स पेएबल, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड देयर आर टू पार्टीज, वन इज अ बिल राइटर एंड सेकंड इज अ बिल एक्सेप्टर। बिल राइटर, for bill writer, bills is known as bills receivable, and a person who accept a bill for his purpose it's a bills payable। जिसने वो बिल लिखा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हैं, और जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया है वो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। नाउ पेएबल्स वर्ड, नाउ बिल्स पेएबल। So payables, any amount to be paid by the business person in the future to any person or persons is a non-payables. Creditors and bills payable are included in payables. In other payables, outstanding salary, outstanding wages, any expenses outstanding, pre-received income are included. Pre-received income are one kind of liabilities. All these payables are current liabilities. There can be long-term liabilities which are discussed hereafter. So what is payables? So any amount paid by the businessman in the future to any persons or group of persons is known as bills payable, sorry, only payables। अगर कोई भी बिजनेसमैन है उसको किसी पर्सन को फ्यूचर के अंदर अमाउंट पे करना है तो उसके लिए वो पेएबल्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपीस बोरो किए हैं, मैंने आपसे 1 लाख रुपीस का लोन लिया है और वो 1 लाख रुपीस मेरे को आपको फ्यूचर के अंदर अमाउंट पे करना है। तो जब तक वो अमाउंट मैं आपको पे नहीं करूंगा तब तक वो मेरे लिए पेएबल्स हो जाएगा। पेएबल मीन्स इट्स अ वन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। सो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर ऑल्सो पेएबल्स, क्योंकि क्रेडिटर्स से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है तो उसको भी आपको फ्यूचर के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी पेएबल्स हैं। किसी का बिल्स आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए पेएबल्स हैं। इन अदर पेएबल्स लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और आपको सैलरी उसको पे करनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग, अभी तक आपने सैलरी पे नहीं की लेकिन फ्यूचर में तो सैलरी देनी पड़ेगी, पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। तो जब तक आप उसको सैलरी पे नहीं करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए पेएबल्स हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजिस, कोई वर्कर्स हैं, लेबर है, आपको उसको वेजिस पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग वेजिस वो आपके लिए लाइव पेएबल्स हो जाएगा। एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेएबल्स। प्री रिसीव्ड इनकम, कहीं पर आपको इनकम एडवांस में मिल गई है तो वो भी आपके लिए पेएबल्स हो जाएगा। एंड बेसिकली पेएबल्स इज वन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज एंड ऑल these payables are current liabilities. Why current liabilities? Any liabilities duration is less than 1 year, it is called current liabilities. Now payables, so there are 4 types of payables. One is the creditors,
second is a bills payable, third is a outstanding expense, and fourth income received in advance. तो क्रेडिटर्स से आपने गुड्स क्रेडिट में लिया है तो आपको फ्यूचर के अंदर उसको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स आपका पेएबल्स है। बिल्स पेएबल, आपने कहीं पर बिल एक्सेप्ट किया तो उसको अमाउंट फ्यूचर के अंदर आपको पे करना है, तो वो भी पेएबल्स हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी को एक्सपेंस पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, या आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना बाकी है, तो वो भी पेएबल्स हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से आपने एडवांस में अमाउंट लिया है, तो वो भी आपके लिए पेएबल्स हो जाएगा। कॉस्ट, to produce any product or to provide any service, whatever expenses are required, the sum of these expenses is cost. Generally in cost, raw material cost, labor cost and other costs are included. So for manufacture or to produce any product, some of the expenses are required and the sum of all these expenses are cost. अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और अदर एक्सपेंस चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं, अगर वो सभी एक्सपेंस का आप टोटल कर देते हो, सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल देता हूं कि भाई कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये लोग। जैसे एशियन टाइल्स है, उसको टाइल्स का प्रोडक्शन करना है, सिरामिक आइटम का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया। फिर जो लेबर है, तो लेबर को अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको वेजेस पे करनी पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आएगा। तो उसने वो सिरामिक आइटम बनाने के लिए रॉ मटेरियल में अमाउंट पे किया, लेबर को दिया, ट्रांसपोर्ट का दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का दिया। तो अगर वो आप सभी का वो टोटल कर देते हो, so that is called cost. So for produce any product or any services, whatever expense are required, the sum of this expense is called cost. तो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपने जितना भी अमाउंट पे किया है, तो अगर आप उसका टोटल कर दे तो वो आपके लिए कॉस्ट हो जाएगी, तो वो आपके लिए कॉस्ट है। और हर बिजनेसमैन को कॉस्ट जानना है कि भाई एक प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कितनी हुई, तो उससे उसको मालूम पड़ेगा कि ये इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड करो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी। तो कॉस्ट निकालना जरूरी है, तो वो कॉस्ट निकाल देते हैं। तो जनरली इन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड। जैसे एक मिठाई वाला है, तो उसने जैसे काजू कतरी बनाई है, तो काजू कतरी के लिए उसको काजू चाहिए, शुगर चाहिए, तो उसने काजू या शुगर पर अमाउंट दिया। जो आदमी वो उसको बनाता उसको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, जो पैकिंग का बॉक्स है उसके अंदर पैक भी करना पड़ेगा। तो उसने जो काजू के लिए एक्सपेंस किया, शुगर के लिए एक्सपेंस किया, जो लेबर का एक्सपेंस था, जो पैकिंग एक्सपेंस है, उसका अगर टोटल करेगा तो उसको वो उसकी कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो, तो आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं, अगर वो सभी का आप टोटल कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी। जनरल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड।
Now the voucher. Voucher is a written document, a business transaction. A type of transaction is determined on the basis of voucher. A type of transaction like cash transaction, credit transaction, purchase transaction, sales transaction, transaction with bank, expense transaction, income transaction, assets transaction, liability transaction, etc. are determined from voucher. After deciding the types of transactions are recorded in the books according to the rules of account. वाउचर, तो व्हाट इज वाउचर? आपके लिए अकाउंट के अंदर ये नया वर्ड है वाउचर, लेकिन आप उसको जानते हो। गुजराती लोग उसको बिल बोलते हैं। आप कहीं पर भी परचेस करने के लिए जाओ तो आपको बिल मिलता है, तो वो बिल वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो एक प्रूफ है कि आपने ये दुकान से परचेस किया है। सो इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। या जब आप स्कूल के अंदर फीस पे करते हो तो फीस की आपको रिसिप्ट मिलती है, तो जो चीज वो आपकी फीस की जो रिसिप्ट है अकाउंट के अंदर उसको वाउचर कहते हैं। अब जब बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करने जाओ, तो जब आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया तो बैंक भी आपको एक स्लिप देगी, एक रिसिप्ट देगी, तो उसको अकाउंट में वाउचर बोलते हैं। वो प्रूफ है कि आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है। जब आप रिलायंस के मॉल्स के अंदर से कुछ गुड्स परचेज करते हो तो वो आपको बिल देगा, सो दैट इज कॉल्ड वाउचर। सो वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, क्योंकि रिटर्न का ही प्रूफ हो सकता है। एंड अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। तो कोई भी अगर अकाउंट लिखना है तो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर वो लिख सकते हो। जो अकाउंटेंट है उसके पास पूरी वाउचर की फाइल रहती है और उसके अंदर से आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा ट्रांजेक्शन आपने किया है। सो एवरी ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। आप वाउचर फाइल देखोगे तो उससे आपको सारे ट्रांजेक्शन मालूम हो जाएंगे। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो उनसे पूछना, उनके पास ये वाउचर की पूरी फाइल होगी। उन्होंने जितना गुड्स परचेज किया वो फाइल कर देंगे। कहीं पर एसेट परचेज की तो वो फाइल कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसका भी फाइलिंग हो जाएगा। इवन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलअप करवाया तो उसका भी वो बिल ले लेते हैं और उसका भी फाइलिंग हो जाएगा। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया तो उसका भी वाउचर का फाइलिंग हो जाएगा। क्योंकि जब आपको अकाउंट लिखना है तो अकाउंट लिखने के लिए प्रूफ चाहिए। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, जिसके पास आप जाओगे तो वो बोलेगा भाई लाओ वाउचर बुक लाओ, क्योंकि वाउचर ही एक प्रूफ है कि आपने उसे ट्रांजैक्शन किया है। आपने रिलायंस के मॉल से गुड्स परचेज किया, उसका क्या गारंटी? अगर आपके पास बिल होगा तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया। आपने स्कूल के अंदर फीस पे की है तो वो आपको रिसिप्ट देते हैं, तो रिसिप्ट एक प्रूफ है कि भाई आपने फीस स्कूल के अंदर पे की है। सो अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन, तो सभी ट्रांजेक्शन आपको वाउचर से मिल जाएगा। जैसे कैश ट्रांजेक्शन, कहीं पर आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है तो आप बिल देखना, अगर आपके घर पे है तो लेफ्ट साइड पर मेंशन किया होगा कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है। सपोज आपने क्रेडिट में लिया तो वहां पर मेंशन होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आपको मालूम हो जाएगा भाई ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है। कहीं पर आपने परचेज किया है तो जो टाइटल होगा उसमें बिजनेस फर्म का नाम होगा और नीचे आपका नाम होगा। सेल्स का ट्रांजेक्शन किया है तो आपकी जो बिल बुक है तो आपका नाम टाइटल में होगा और कस्टमर का नाम नीचे होगा।
ट्रांजेक्शन विद बैंक, आपने कोई बैंक से ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक के अंदर भी आपको वाउचर मिलेगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि भी आपने ट्रांजेक्शन किया है। एक्सपेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे करोगे तो उसकी रिसिप्ट मिलेगी, तो वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो वो सब ट्रांजेक्शन से आप वाउचर के अंदर अकाउंट लिख सकते हैं। एंड आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, transactions are recorded in the books according to the rules of account। फिर वे जो आपके पास जो वाउचर बुक रहेगी उसके बेस पर जो आपका अकाउंटेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेटा एंट्री कर सकता है। सो वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उससे आपको जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ डिस्काउंट, देखो क्या है डिस्काउंट। इमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट इज फ्रॉम परचेज एंड सेल्स, मैनी टाइम्स फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल्स एज पर कंडीशन, certain amount. So certain amount is deducted and net amount is paid. The amount which is deducted from the total amount is known as discount. Out of the total amount of purchase sales, the amount which is procured or deducted is known as a discount. There are two main types of discount. One is a trade discount and second is a cash discount. So basically, emergence of discount is purchase from sales. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है परचेस और सेल्स, उसके अंदर से ही एक डिस्काउंट अराइज होता है। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स व्हेन वी परचेज और सेल्स, सम ऑफ द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट अमाउंट एंड सच अमाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट। कई बार जब बिजनेस सेल्स का ट्रांजेक्शन होता है तो जो बिल की जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है, वो डिस्काउंट हो जाता है। जैसे आपने 1050 का गुड्स लिया, बिल अमाउंट है 1050, टोटल अमाउंट 1050 है, फिर आपने बोला कि भाई हम आपके तो रेगुलर कस्टमर है तो कुछ हमको लेस करके दो। तो 1050 आपकी बिल की अमाउंट थी, बिजनेसमैन ने बोला कि सही है आप रेगुलर कस्टमर, चलो 50 रुपीज़ आप कम दे दो। तो टोटल अमाउंट 1050 था, उसने 50 रुपीज़ लेस कर दिया। तो जो 50 रुपीज़ उसने लेस किया दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और बेसिकली डिस्काउंट तो रहता ही है, लोगों की टेंडेंसी रहती है भाई डिस्काउंट लेने की, और खासकर जो गुजराती लोग हैं उसको तो डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए। द अमाउंट विच इज डिडक्ट मीन्स लेस from the total amount is known as discount. And there are two types of discount in business. One is a trade discount and second is a cash discount. At the time of sales, a business person deduct certain percentage amount from sales price. It is known as trade discount. Trade discount is not recorded in the books. Assume that the goods worth rupees 10,000 sold at 2% trade discount. In this case, from selling price 10,000, after deducting 2% discount, sales of 9,800 will be recorded in the books. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है?
at the time of sales. A business person, or you can say businessman, deduct certain percentage amount from sales price. It is known as trade discount. तो जो बिजनेसमैन है उसके पास जो कस्टमर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे, उसके लिए बिजनेसमैन जो है उसको स्कीम देता है कि अगर आपने इतना गुड्स हमसे परचेज करोगे तो हम 2% लेस करेंगे, 5% लेस करेंगे। आपने 1 लाख का गुड्स लिया तो हम 10% डिस्काउंट आपको देंगे। सो द मेन पर्पस बिहाइंड ट्रेड डिस्काउंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर परचेज होलसेल गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट का मेन रीजन ये है कि भाई कस्टमर ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो बिजनेसमैन है तो जो एमआरपी जो प्राइस है सेल्स प्राइस उसमें सर्टेन परसेंट 2%, 5%, 10% लेस करके देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली ट्रेडिशन ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन है वो कस्टमर को ये ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट देता है ताकि उसका गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, उसके लिए वो देता है। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। अब एग्जांपल समझो, एज्यूम दैट द गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड। एक बिजनेसमैन है, उसने कस्टमर को 10,000 का गुड्स सोल्ड किया एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स की सेलिंग प्राइस है जो एमआरपी है वो 10,000 है, लेकिन उसने 2% लेस करने का प्रॉमिस कि 2% ट्रेड डिस्काउंट होगा। सो हियर लुक, the selling price of goods is 10,000 and provide 2% trade discount, so 10,000 2% that is 200। तो सेलिंग प्राइस 10,000 है, उसका 2% करोगे तो 200 डिस्काउंट हो जाएगा। तो भले सेल आपने 10,000 किया लेकिन आपको 200 लेस करना पड़ेगा, तो 10,000 माइनस 200 लेस, तो सेल्स की अमाउंट क्या हो जाएगी 9,800। तो भले गुड्स की सेलिंग प्राइस है 10,000 लेकिन आपने 2% डिस्काउंट दिया तो कस्टमर से आपको 9,800 मिलेगा, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट लिखते हैं उसके अंदर 10,000 रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि भले ही गुड्स की वैल्यू 10,000 है लेकिन आपने 2% लेस किया तो आपको तो अमाउंट 9,800 मिलेगी, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। Now cash discount. To attract the customers with the purpose to receive quick collection, ये याद रखना, quick collection of credit sales, the amount which is deducted from receivables amount is known as cash discount। Cash discount is recorded in the books, वो record होगा। After deduction of trade discount, cash discount is determined as above stated in, if 200 as a discount is allowed on 9,800, customer would pay 9,600 to supplier, thus 200 will be treated as a cash discount। This discount is allowed at the time of collection of cash, thus it is called cash discount। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट तो देखा कि भाई बिजनेस का ट्रेडिशन है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे उसके लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कैश डिस्काउंट कहां से आया? सो मेन रीजन बिहाइंड कैश डिस्काउंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो आपके पास आते हैं वो क्रेडिट में गुड्स लेने के लिए आते हैं। अब सोचो सभी लोग क्रेडिट के अंदर ले जाएंगे तो आपको कलेक्शन करने के लिए उनके घर पे जाना पड़ेगा, उनके शॉप पे जाना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको अमाउंट नहीं मिले, वो अमाउंट डूब जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो बिजनेसमैन बहुत माइंडेड होते हैं उन्होंने एक स्कीम निकाली क्विक कलेक्शन के लिए। भाई क्रेडिट में सेल्स किया है, अगर आप हमको कैश दे रहे हो इमीडिएटली या एक दिन के अंदर,
तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल्स अमाउंट इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या है कि कस्टमर से आपको क्विक कलेक्शन मिल जाए। स्टूडेंट्स, अहमदाबाद की जो स्कूल है या कॉलेज है या कोचिंग क्लासेस, वो भी डिस्काउंट देते, कैश डिस्काउंट, कि भाई 10,000 फीस है, अगर आप एक साथ 10,000 हमको पे करते हो तो हम 10% कैश डिस्काउंट देंगे। तो 10,000 फी है, आपको 10% लेस करके दिया तो आपको सिर्फ 9,000 ही देना पड़ेगा। उनका बेनिफिट ये है, उनको क्विक कलेक्शन फीस का मिल जाएगा, और आपको बेनिफिट ये है कि अगर आपने इमीडिएटली पे किया तो आपको 10,000 की जगह 9,000 देना पड़ेगा। आप सोचो, रिलायंस के मॉल के अंदर आपको गुड्स अदर प्रोविजन स्टोर्स के कंपेयर में क्यों कम दाम में मिलता है? क्योंकि सभी लोग कैश में जाते हैं लेने के लिए, तो वो आपको कैश डिस्काउंट बेनिफिट देता है। तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स। एक एग्जांपल देता हूं, वो समझ लो। ऊपर का जो एग्जांपल है वही समझो। यहां पे 10,000 का गुड्स आपने सेल किया था, तो आपने बोला था भाई 2% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, क्रेडिट में लेंगे, कैश में लेंगे, सबको देना पड़ता है, एज पर बिजनेस ट्रेडिशन देना पड़ता है। तो 10,000 का गुड्स 2% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो आपको मिलेगा कितना? 9,800। लेकिन बिजनेसमैन है वो 9,800 का उसका क्विक कलेक्शन करें, भाई फटाफट मेरे को ये 9,800 मिल जाए। तो उसने क्या किया कि अगर 9,800 आपका बिल अमाउंट है, अभी अगर आप हमको पेमेंट करते हो या 2 दिन के अंदर आप पेमेंट करते हो, सो एक्स्ट्रा हम 200 आपको डिस्काउंट देंगे। अब सोचो, कस्टमर क्रेडिट में लेगा तो उसको 9,800 देना पड़ेगा, लेकिन उसने इमीडिएटली आपको 9,800 दे दिया या 2 दिन के अंदर दिया, तो आपने बोला भाई 200 और डिस्काउंट मिलेगा। तो जो बिल की अमाउंट 9,800 थी, अगर अभी आप उसको इमीडिएटली पे करते हो तो और 200 का डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो 9,800 की जगह 200 और लेस हो गया, सो कस्टमर वुड पे 9,600 टू सप्लायर। तो सोचो कितना बेनिफिट हुआ। अगर 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे लेते हो, 2% लेस है, तो 9,800 पे करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। और अगर वो कैश में ले रहे हो तो उसने और 200 आपको डिस्काउंट दिया, सो कस्टमर हैज टू पे ओनली 9,600। तो कस्टमर क्या सोचेगा कि भाई लाओ कैश दे देते हैं भाई, और 200 लेस हो जाएंगे, 9,600 देना पड़ेगा, और बिजनेसमैन का क्विक कलेक्शन हो जाएगा, वो उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। सो 200 विल बी ट्रीटेड एज अ कैश डिस्काउंट, एंड दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ कैश। वो सभी को नहीं मिलेगा, जब कलेक्शन ऑफ कैश है तब मिलेगा। मतलब आप क्रेडिट के अंदर परचेस करने के लिए जाओगे तो सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपने कैश भी इमीडिएटली दिए तो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी लेस होगा और कैश डिस्काउंट भी लेस होगा, तो आपको वो चीज एकदम लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगी। सो इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सो द मेन पर्पस बिहाइंड कैश डिस्काउंट टू रिसीव क्विक कलेक्शन, क्विकली पैसा आ जाए उसके लिए है। एंड मेन रीजन बिहाइंड ट्रेड डिस्काउंट टू अट्रैक्ट अ कस्टमर टू परचेज होलसेल गुड्स, ज्यादा से ज्यादा परचेज करे उसके लिए उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन जो क्रेडिट है सेल्स, उसका क्विक कलेक्शन आए उसके लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो आज के लेक्चर में बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, प्लीज आप नोटबुक के अंदर लिख लो और रेडी कर दो। नेक्स्ट चैप्टर से तो आपको एग्जाम्पल ही सीखने हैं, तो ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, आपको नोटबुक के अंदर लिख लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।